नमस्कार, मैं रविश कुमार। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट की अजीब स्थिति है। सरकारी पक्ष नहीं चाहता कि इस रिपोर्ट को कोई और देख ले, विपक्ष नहीं देख पाता क्योंकि इस रिपोर्ट में उनकी सरकारों के बारे में भी टिप्पणियां होती हैं। सीएजी की रिपोर्ट से गुजरते हुए आप तमाम विभागों की हालत तमाम राज्यों में समझ सकते हैं। कहीं रिकॉर्ड ही नहीं है, कहीं ज्यादा पेमेंट हो गया है, तो कहीं किसानों को वाजिब हक ना मिले, इसके लिए बैंकों ने ही जानबूझकर देरी कर दी है। सीएजी की रिपोर्ट को आप अपने खाली वक्त में पढ़ना चाहिए। इससे पता चलेगा कि महंगे विज्ञापनों में जो दावे किए जाते हैं उनके पीछे का खेल क्या है, कितना आसान है। फसल बीमा योजनाओं पर सीएजी की रिपोर्ट देखनी चाहिए। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि किसानों के लिए योजनाओं के ऐलान और उनके जमीन पर उतरने में कितने आसमानों का फर्क है। 1985 से भारत में फसलों के लिए बीमा योजना को लेकर प्रयोग हो रहे हैं। 2016 तक आते आते जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू हुई तो इसका खूब प्रचार होने लगा। कुछ शर्तें तो पहले से बेहतर हुई भी और अच्छी भी बनी, मगर इसके बाद भी सीएजी की रिपोर्ट पढ़ने से यही लगता है कि इस योजना का कोई माई बाप नहीं है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान प्रीमियम का एक हिस्सा देते हैं, बाकी हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार मिलकर देते हैं। इसके लिए प्राइवेट बीमा कंपनियां हैं और एक सरकारी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है एआईसी। पहले सरकार एआईसी को पैसा देती है और फिर एआईसी तमाम प्राइवेट बीमा कंपनियों को पैसा पकड़ा देती है ताकि वो किसानों को दे दे। इन कंपनियों को बिना किसी गाइडलाइन की शर्तों को पूरा किए हुए कैसे हजारों करोड़ रुपए दिए जा सकते हैं? क्या कोई आम किसान इन प्राइवेट बीमा कंपनियों से जाकर पूछ सकता है कि उसके हिस्से का या उसके इलाके का बीमा किस किस को मिला? सीएजी ने 2011-12 से लेकर 2015-16 4-5 साल के बीच फसल बीमा योजना की समीक्षा की है। जो नतीजे सामने आए हैं उससे यही लगता है कि ये योजना किसानों के लिए होते हुए भी उनके लिए नहीं है। अगर होती तो फिर सीएजी को क्यों कहना पड़ता कि 3 दशक से बीमा योजनाएं हैं फिर भी बहुत कम किसान इनके दायरे में आ पाए। बहुत ही कम छोटे और सीमांत किसान, जो कि ज्यादातर हैं हिंदुस्तान में, फसल बीमा के कवरेज में आ सकें। तो कौन आया भाई? एससी एसटी किसानों के बीमा के लिए भी प्रावधान है, मगर उनका कोई डेटा नहीं है। स्कीम उन्हीं किसानों के लिए है जो खेती के लिए कर्ज लेते हैं। कई बार किसान खेती के कर्ज का बीमा कराते हैं, फसल की नहीं। बैंक किसानों को बीमा प्रावधानों के बारे में बताते नहीं ठीक से। किस किसान का बीमा हुआ उसका डेटा ना केंद्र सरकार रखती है ना राज्य सरकार के पास है। यहां तक कि बीमा कंपनी एआईसी भी वो डेटा नहीं रखती है। गाइडलाइन में डेटा रखने की बाध्यता क्यों नहीं जोड़ी गई है? आजकल डिजिटल इंडिया और डेटा इंडिया की बात होती है रोज, लेकिन हजारों करोड़ों की फसल बीमा योजना के तहत किस किसान का बीमा हुआ उसका कोई डेटा नहीं है। यह सुविधा किसानों के लिए है या किसी और के लिए? रिपोर्ट में कहा गया है कि फसल की बुआई कितने एरिया में हुई और बीमा कितने एरिया का हुआ, दोनों में अंतर पाया गया। महाराष्ट्र के एक तालुका में खरीफ 2015 के खरीफ सीजन में 51,397 हेक्टेयर जमीन में धान की बुवाई होती है खरीफ फसल की, जबकि बीमा कवर का एरिया दिखाया गया 1,11,615 हेक्टेयर बीमा बुवाई से भी ज्यादा। सीएजी का मानना है कि डबल बीमा लिए जाने की संभावना के संकेत मिलते हैं। ये उसके शब्द हैं, वो घोटाला धांधली का जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती। इसके लिए बीड़ जिले के 3 तालुकाओं के बैंक रिकॉर्ड को पलटती है सीएजी, तो पता चलता है कि किसान एक ही फसल का बीमा 2-2, 3-3 बार उसको मिल गया। कोई चट कर गया या मिल गया हम तो नहीं जानते। सीएजी का कहना है कि राज्य सरकारों के दिए गए डेटा पे भरोसा नहीं किया जा सकता। किसानों की निगरानी के लिए कोई प्रभावशाली मैकेनिज्म नहीं है। जब निगरानी नहीं है, डेटा नहीं है और जो है उसमें अंतर है, तो फिर बच क्या गया? क्या यही कहना रह गया कि हो सकता है कि बड़े स्तर पर हेराफेरी हो रही है? अगर बीमा की राशि से कम दावा लिया गया तो बची हुई राशि का क्या होगा, इसकी कोई गाइडलाइन नहीं है। सोचिए, 2011-16 के दौरान एआईसी ने 10 बीमा कंपनियों को 3,662 करोड़ रुपए जारी कर दिए। इसके लिए गाइडलाइन की शर्तों की परवाह नहीं की, जैसे लग रहा है 300 रुपया दे दिया हो। कारण बताने में एआईसी जो है वो असफल रही सीएजी को। एआईसी ने सुनिश्चित नहीं किया कि बैंकों से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना ही होगा, मतलब किसान को मिल गया, इसका पैसा यूटिलाइज हो गया, इसका सर्टिफिकेट हमको दीजिए तब पैसा देंगे। ये उस स्कीम की हालत है जिसके नाम के आगे प्रधानमंत्री जुड़ा हुआ है और देश की राजनीति जिससे दिन रात प्रभावित होती है।
फसल बीमा योजना के तहत सरकार कई हजार करोड़ रुपए प्राइवेट बीमा कंपनियों को प्रीमियम की सब्सिडी देती है। प्राइवेट कंपनियां किसानों को दे रही हैं या नहीं, इसकी जांच के लिए ऑडिट का कोई प्रावधान नहीं है। कई बार बैंक भी किसानों का डेटा देने में देरी करते हैं। कभी खाता नंबर गलत निकलता है तो कभी खाता नंबर गलत दे दिया जाता है। ये क्यों देरी होती है, ये बैंक क्यों करते हैं, वही बता सकते हैं। बैंक वाले कहते हैं कि उन पर काम का बहुत प्रेशर है, जैसे हम लोगों पर भी है। ये सब सीएजी ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट में कहा है। महाराष्ट्र के 4 जिलों में 9 बैंकों ने किसानों के दावों का 72 करोड़ रुपया रोक लिया। एक कोऑपरेटिव बैंक ने 101 करोड़ रुपए बांट देने का सर्टिफिकेट भी जमा कर दिया, जबकि 98 करोड़ ब्रांच के खाते में ही पड़े मिले। भारतीय रेल को मोदी सरकार के काबिल मंत्रियों में से एक सुरेश प्रभु चलाते हैं, लेकिन सीएजी ने भारतीय रेल के लिए टिकट बुकिंग, पर्यटन से लेकर खान पान तक का जिम्मा संभालने वाली आईआरसीटीसी के काम और क्वालिटी की जो ऑडिट दी है वो काफी गंभीर है। सोचना पड़ रहा है कि सुरेश प्रभु के रेल मंत्री रहते ये सब हो रहा है, जिन्हें अच्छा माना जाता है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि जोनल रेलवे को हर स्टेशन और ट्रेनों में कैटरिंग सेवाओं का मास्टर प्लान बनाकर देना था, लेकिन 7 जोनल रेलवेज ने ये ब्लूप्रिंट ही नहीं दिया। सो रहे हैं लगता है। नीति बनी कि ट्रेन की पेंट्री कार में गैस के बर्नर नहीं होंगे, एलपीजी सिलेंडर नहीं होगा, इलेक्ट्रिक किया जाएगा। इसके बावजूद इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री ने अप्रैल 2011 से मार्च 2016 के बीच एलपीजी सिलेंडर वाली 103 पेंट्री कार बनाकर जोनल रेलवे को दी। 115 बेस किचन रेलवे परिसरों के बाहर थे, जहां गुणवत्ता की जांच की कोई सुविधा नहीं। 74 स्टेशनों में से 46 में जन आहार केंद्र नहीं थे, जबकि रेलवे बोर्ड ने जोनल रेलवेज को काफी किफायती दामों में खाना उपलब्ध कराने के लिए जन आहार केंद्र बनाने के आदेश दिए। 74 स्टेशनों और 80 ट्रेनों की संयुक्त जांच से पता चला कि कैटरिंग यूनिट्स में साफ सफाई नहीं रखी गई। नल के पानी का ही बिना साफ किए हुए इस्तेमाल हुआ खाने पीने में। डस्टबिन खुले हुए मिले, काफी गंदगी भरी थी। खाने पीने के सामान को मक्खियों, कीड़ों, धूल, चूहों और कॉकरोच वगैरह से बचाने के लिए ढककर नहीं रखा गया था। ट्रेनों और स्टेशनों में खाने पीने के सामान की बिक्री में काफी धांधली हो रही है। ट्रेन की मोबाइल यूनिट्स में खरीदे गए खाने पीने के सामान के बिल नहीं दिए जा रहे हैं। खाद्य सामग्री तय मात्रा से कम दी जा रही है। बिना मंजूरी के घटिया क्वालिटी का पीने का पैकेट पानी दिया जा रहा है, बेचा जा रहा है। यह भी कहा गया है कि कई बार खाने की क्वालिटी ऐसी नहीं थी कि वो किसी इंसान को दी जाए। खाने पीने का दूषित या एक्सपायरी डेट वाला सामान यात्रियों को दिया जा रहा था। सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि यात्रियों से सुपरफास्ट रेल के लिए 11 करोड़ सरचार्ज वसूले गए, मगर कुछ सुपरफास्ट रेलगाड़ियां 95% लेट चलती रही। अब आते हैं जन स्वास्थ्य पर। गांव के लोगों के स्वास्थ्य के लिए 2005 में एनएचआरएम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुई, ताकि पैदा होते वक्त बच्चे और मां की होने वाली मौत की दर को घटाया जा सके, रोका जा सके। सीएजी ने 2011 से 16 तक का हिसाब किताब किया है। इस योजना की भी पोल खुल रही है। 27 राज्यों ने इस मद का पैसा खर्चा नहीं किया। सोचिए, 2011-12 में 7,375 करोड़ पैसा खर्च नहीं किया, जो 2015-16 में बढ़कर 9,509 करोड़ पैसा इन्होंने खर्च नहीं किया। तो ये कर क्या रहे हैं राज्य सरकारें? 6 राज्य ऐसे हैं जहां 36 करोड़ की राशि किसी और योजना में लगा दी भाई लोगों ने। जिन योजनाओं का संबंध गरीब औरतों और नवजात से है, उन योजनाओं का पैसा भी 7,000 करोड़ 9,000 करोड़ खर्च नहीं होगा, तो उन गरीब औरतों का क्या हो रहा होगा? क्या ये योजनाएं कागज पर ही घूम फिरकर वापस दिल्ली या राज्यों की राजधानी में लौट आती हैं? बिहार, झारखंड, सिक्किम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल में प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अब भी 50% से कम है। सैकड़ों ऐसे स्वास्थ्य केंद्र हैं जो गंदे हालात में काम कर रहे हैं। 20 राज्यों में 1285 प्रोजेक्ट कागजों में पूरे हुए, मगर असलियत में शुरू भी नहीं हुए। मजाक चल रहा है धांधली का। 17 राज्य हैं जहां 30 करोड़ की अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी जैसी मशीनें पड़ी हुई हैं। चलाने के लिए मेडिकल स्टाफ नहीं है, रखने तक की जगह नहीं है। क्या आपको लगता नहीं कि जनता के साथ मजाक हो रहा है? 27 राज्यों के लगभग हर स्वास्थ्य केंद्र में 77 से 87% डॉक्टर नहीं है। जब डॉक्टर नहीं है, तब सरकारें ऐसा विज्ञापन क्यों नहीं बनाती कि हम योजना तो बना रहे हैं,
मगर पहुंचा नहीं रहे हैं। आपको भूल भुलैया में घुमा रहे हैं मगर आपको डॉक्टर नहीं दे रहे हैं। बगैर डॉक्टर के लिए एनएचआरएम का पैसा कैसे खर्च हो रहा होगा। 13 राज्यों में तो 67 स्वास्थ्य केंद्र मिले जहां पर कोई डॉक्टर ही नहीं था। एनीमिया यानी शरीर में आयरन की कमी की बीमारी है और महिलाओं और बच्चों में एनीमिया के मामले में भारत दुनिया में टॉप पर है। प्रसव के दौरान मरने वाली 50% माएं एनीमिया के कारण मरती हैं। इसके बाद भी सीएजी ने सभी राज्यों के प्राथमिक केंद्रों में पाया कि आयरन टेबलेट दी नहीं जा रही है। एनएचआरएम सेंटर में गर्भवती महिला को 100 फॉलिक एसिड टेबलेट देने ही होते हैं। ऑडिट में पाया गया कि सभी 28 राज्यों में 3 से 75% की कमी मिली, यानी दिए नहीं गए ये टेबलेट। ये अरुणाचल, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय में 50% गर्भवती महिलाओं को टेटनेस का टीका भी नहीं लगा। सीएजी ने गुजरात में 3 जनरल अस्पतालों की जांच की। नडियाड जनरल अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर तो है, लेकिन ऑपरेशन के पहले और बाद मरीज को रखने के लिए कमरे नहीं है। अगर आप सीधे मरीज को ओटी में ले जाएं और वहां से सीधे वार्ड में, तो उसे इंफेक्शन होने का खतरा रहता है। इसी अस्पताल में जगह की कमी के कारण लैब का काम भी मरीजों के वेटिंग एरिया में चल रहा है। गोधरा के जनरल अस्पताल में 440 बिस्तर की जरूरत है, लेकिन है 210 मरीज जमीन पर मिले। झारखंड में 17 प्राइमरी हेल्थ सेंटर की इमारत नहीं है। 5 जिला अस्पतालों में झारखंड के 32 स्पेशल ट्रीटमेंट सुविधाओं में से सिर्फ 6 से 14 सुविधाएं ही मिली, यानी जितनी बीमारी का इलाज होना चाहिए नहीं हो रही है। केरल के 1100 से अधिक सीएचसी और पीएचसी में सिर्फ 23 में डिलीवरी की सुविधा है। सोचिए, बिहार में जननी सुरक्षा योजना के तहत 40% योग्य महिलाओं को पैसे नहीं दिए गए। ऑडिट में पता चला कि 15 राज्यों के सालाना अकाउंट में भी काफी गड़बड़ियां हैं। रसीदों में खर्चों में कम ज्यादा दिखाया गया है, हिसाब भी ठीक से नहीं रखा गया। अपने निष्कर्ष में कैग ने लिखा है, सीएजी ने लिखा है कि केंद्र और राज्य दोनों ने पैसे को खर्च करने के मामले में संतोषजनक काम नहीं किया है। विज्ञापन में लेकिन सब ठीक है, जरूरत से ज्यादा है। सीएजी की रिपोर्ट से नजरें चुराने से कोई लाभ नहीं। बेहतर बात है कि हम इस सिस्टम को पारदर्शी बनाने के साथ साथ जमीन पर उतारने की संभावनाओं और कोशिशों पर बात करें। भागने से कोई फायदा नहीं। हमारे साथ आरबी सिंह जी हैं, जो आप सीएजी में डायरेक्ट टैक्सेस के महानिदेशक रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि सीएजी, हम लोग जानते हैं कि एक संवैधानिक संस्था है, आर्टिकल 148-49 के तहत बनाई गई है, स्वायत्त संस्था है। आपकी संस्था को कोई सरकार या राजनीति प्रभावित नहीं कर सकती है, लेकिन फिर भी आप एक विभाग का चुनाव कैसे करते हैं, समय का चुनाव कैसे करते हैं, सैंपल लेते हैं या उस विभाग के हर जिले हर जगह जाकर चेकिंग करते हैं, कितने लोग होते हैं? सर, इसके बारे में थोड़ा हम जानना चाहते हैं पहले। धन्यवाद रवि जी। जैसे आपने कहा कि सीएजी का कार्यालय एक संसदीय संस्था है। सीएजी का कार्यालय एक संसदीय संस्था है और इसके हर एक राज्य में महालेखाकार के कार्यालय हैं। तो करीब अगर पूरे महालेखाकारों के कार्यालयों को ले लें तो करीब 50,000 कर्मचारी काम करते हैं। अच्छा। ग्रुप ए के करीब 600 ऑफिसर्स हैं और ग्रुप बी के भी करीब हम समझते हैं कि 10,000 ऑफिसर्स होंगे। और जब ऑडिट करने से पहले हर एक साल महालेखाकार के कार्यालय में और सीएजी के कार्यालय में एक बहुत ही उच्च स्तरीय बैठक होती है और जहाँ तक सब्जेक्ट्स किस किस विषय पे जो आप भी जितनी भी अभी तक रिपोर्ट बोले सभी मोस्टली परफॉर्मेंस ऑडिट्स की रिपोर्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो एक नियत रूप से निश्चित टाइम सेवा में अच्छे मैंने जो उचित सब्जेक्ट माने जाते हैं उनको लोग सेलेक्ट करते हैं, सभी तरह के रिस्क फैक्टर्स को लेते हुए। तो जैसे कि किसी प्रणाली में किसी स्कीम का इम्पोर्टेंस केवल पैसे से नहीं गिना जाता। जैसे कि रेलवेज में जो आईआरसीटीसी के वर्क पे इस बार ऑडिट किया गया, तो अगर एक्सपेंडिचर से लेंगे तो उसमें शायद बहुत ज़्यादा रेलवे का अपना एक्सपेंडिचर नहीं होता होगा। फिर भी जो पीपल सेंट्रिक समाज के विभिन्न
लोगों की जरूरतों को ध्यान में रख के सोशल सेक्टर्स का रिपोर्ट सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। उसी तरह से इकोनॉमिक सेक्टर के सब्जेक्ट्स भी सेलेक्ट किए जाते हैं और हर एक विभाग को के हर एक यूनिट को तो कवर नहीं किया जा सकता, 100% ऑडिट पॉसिबल नहीं है। तो सीएजी की सभी यूनिट्स हैं वो रिस्क बेस पे करके सैंपल लेती हैं। सैंपल लेने में भी विभिन्न बातों को ध्यान में रखा जाता है। तो पूरी कोशिश ये रहती है कि जो भी रिपोर्ट बने बहुत ही इम्पार्शियल में बनाई जाए, सब्जेक्ट्स बहुत सही तरीके से चुने जाएं और जो ऑडिट करने के पर्सनल पे भी बहुत ध्यान दिया जाता है कि जो उस सब्जेक्ट की ऑडिट कर सकते हैं, जो कॉम्पिटेंट हैं, उन्हीं लोगों को सेलेक्ट किया जाता है। तो रिपोर्ट तो हमारे आपने कहा कि विभिन्न विभागों के रिपोर्ट बनाए जा रहे हैं। आजकल जहां तक केंद्र का सवाल है, करीब करीब 50 रिपोर्ट 45 से 55 रिपोर्ट हर साल बनाए जा रहे हैं। हम ये सब भी जानना चाहते थे आपसे, बुनियादी सवाल था कि हमें पता चले। एक बात और मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने कहा 50,000 लोगों की संस्था है सीएजी, क्या आप लोग प्राइवेट एजेंसी को भी हायर करते हैं? जैसे बहुत सारे जो चार्टेड अकाउंटेंट हैं उन लोगों को आपने हायर कर लिया हो, ऐसे प्राइवेट एजेंसी को भी हायर करते हैं आप लोग या खुद ही करते हैं? जी नहीं, ऐसा कहीं भी हम बाध्य नहीं कि नहीं हायर कर सकते हैं। हाँ। लेकिन जब जरूरत होती है तो आवाज क्लियर नहीं है। जब जरूरत होती है तो जरूर हम लोग मदद लेते हैं। बट जहां तक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात है तो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के ऑडिट में उनका पहले स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, उसके बाद सीएजी का सप्लीमेंट्री ऑडिट होता है। सीएजी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अपॉइंट करती है पीएसयू के ऑडिट के लिए, उनको निर्देश भी देती है और उनको डायरेक्शंस देती है कि किस चीज पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। उसके बाद जब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑडिट कर लेते हैं तो फिर सीएजी के ऑफिसर्स उसके सप्लीमेंट्री ऑडिट करते हैं। और आपसे आपका अनुभव, आपने कहा कि हर साल 45 से 50 रिपोर्ट सीएजी में बनती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं इन रिपोर्ट से गुजरते हुए हमारे सिस्टम की क्या छवि आपके जहन में है कि क्या अब सिस्टम अभी भी लूट आसान है, पारदर्शिता कहने के लिए है लेकिन हेराफेरी हो रही है, गाइडलाइन ही इस तरह से बना दिए गए कि कागज पे कुछ भी गलत ना लगे और पैसे का हेरफेर हो जाए? जैसे रिपोर्ट में इस तमाम किसी भी रिपोर्ट में ये नहीं कहा गया कि ये पैसा लूट लिया गया है या यहाँ धांधली हुई है। मैं देख रहा था जब किसानों की बात हो रही है कि डबल, एक ही किसान को डबल मिल गया होगा, तो दूसरी तरफ से नहीं है कि कोई हेरफेर तो नहीं हुई होगी, इस तरह की टिप्पणियां नहीं है। तो क्या ये आप हम पर छोड़ देते हैं कि हम क्या समझें, और आपकी क्या छवि बनती है कि हमारे डिपार्टमेंट कितने इंप्रूव हुए हैं? जी देखिए, मैं सरकार का कर्मचारी रहा हूं 37 साल तक। आप रिटायर कर गए हैं तो बोल सकते हैं सर। हेलो, आवाज क्लियर नहीं आ रही थी जी। नहीं, रिटायर नहीं, बट देन मैं उनकी मजबूरियां भी समझता हूं। मैं जानता हूं सरकार भी बहुत अथक प्रयास कर रही है, सभी सरकारें प्रयास करती हैं और अथक प्रयास करती है, क्योंकि मैं अभी भी सरकार के कुछ कार्यों से जुड़ा हूं। तो ये नहीं कहता कि वो कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन देश इतना बड़ा है, लोग इतने ज्यादा हैं कि लाख आप तैयारी कर लें, लाख कोशिश कर लें, कुछ लोग ऐसे हैं जो उसका फायदा उठाना चाहते हैं। तो ये कहना कि जानबूझ के सरकारें ऐसे करती हैं, मैं उसमें नहीं भी विश्वास करता। सरकार में मैंने काम किया है, सरकार में ईमानदारी के साथ काम किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सरकार में ईमानदार लोग कम हैं, ऐसी भी बात नहीं है। ये कहना, कोशिश हमेशा ये रहती है सीएजी की बैलेंस रिपोर्ट दिया जाए, अच्छाइयों को भी कहा जाए, बुराइयों को भी कहा जाए, और ये कहना कि हम लोग जानबूझ के कुछ छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है।
अगर सही स्थिति रहती है, अगर प्रोवाइड मतलब हमारे पास चूंकि एविडेंस बेस्ड ऑडिट रिपोर्ट होता है, हमारे रिपोर्ट मुझे जो भी अच्छा होते हैं लगा कि सरकार आपने ये नहीं कहा कि लूट हो रही है जैसे हम बेस प्रेस होते वाले कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपने ये जरूर लिखा, उससे पढ़ के पता चल रहा है ये फसल बीमा योजना के बारे में कि हम अगर प्राइवेट कंपनियों का पैसा ऑडिट नहीं कर सकते, सरकार जनता का पैसा प्राइवेट कंपनियों को कई हजार करोड़ दे रही है, तो हम कैसे मान लें कि उन कंपनियों ने किसानों को सही तरीके से दिया कि नहीं दिया, सही नाम इस्तेमाल किए गए कि नहीं किए गए, इतने सारे पैसे दिए गए उनके बारे में। तो ये गाइडलाइन में क्यों नहीं लिखा गया था पहले ही कि जब आप किसी को पैसा दे रहे हैं, ये तो आम समझ की बात होनी चाहिए सरकार के सिस्टम में कि हम जिसको भी अपना पैसा देंगे उसका हिसाब किताब हम उससे कभी भी जांच सकते हैं। लेकिन सीएजी को ये कहना पड़ा कि इतना 1000 करोड़ रुपया आप प्राइवेट बीमा कंपनियों को दे रहे हैं और उसकी जांच नहीं कर सकते। किसान को 5 रुपया देने के लिए कितनी मीटिंग होती है, कितना आंदोलन करना पड़ता है, गोली खा के कुछ को मरना पड़ता है, सुसाइड करना पड़ता है, तब 5 रुपया मिलता है सरकार की तरफ से। और इन कंपनियों को बिना कोई गाइडलाइन के शर्त पूरा किए हुए 3600 करोड़ रुपए मिल गए और इस पे कोई सन्नाटा, कोई चहल पहल नहीं, चुप्पी है, दाएं बाएं की तरह की बातें हैं। तो कट गया, हम उनको फोन लाइन पे ट्राई करना चाहते हैं आरबी सिंह साहब को। हम यही चाह रहे थे कि सीएजी की एक सिस्टम को समझें। नेता लोग तो अपनी इधर उधर की बात करते रहेंगे, लेकिन आप सोचिए कि पीएस प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं और वहाँ पे अगर 10 में से 7 और 8 डॉक्टर नहीं हैं तो वो हेल्थ सेंटर क्यों हैं, फिर वो किसके लिए हैं? तो क्या सरकारें अपनी उपलब्धियों की विज्ञापन बनाती है तो वो कहती है कि आप नेगेटिव क्यों दिखाते हैं? आप ही दिखा दीजिए नेगेटिव, आप ही विज्ञापन बनाइए कि हमने पीएचसी तो बना दिया, डॉक्टर नहीं है। कहीं तो डॉक्टर होगा ना, कहीं तो उस सिस्टम में इंप्रूवमेंट होगा, आप यही बता दीजिए। आयरन टेबलेट क्या चीज है? इतने बड़े देश में, इस हिंदुस्तान के लिए आयरन टेबलेट उपलब्ध कराना कौन सा बड़ा तूफान है? कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं है। तो आयरन टेबलेट भी अगर नहीं मिले कई राज्यों में, तो इससे हमको, जो हम 10 नेताओं को लेकर दिन भर बहस करते रहते हैं, आप ये देखिए कि फिर क्या सिस्टम इस देश में है कि 28 राज्यों में प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर आयरन टेबलेट नहीं है, औरतों को टेटनस का टीका नहीं मिल रहा, जबकि हमारा अभियान है कि प्रसव के दौरान बच्चा पैदा करते समय होने वाली औरतों की मौत और बच्चों की मौत दुनिया में ज्यादा है। शर्म आती है, हमें इसको कम करना है, टेटनस का टीका देना है, वो भी नहीं है। ये हालत है कि जब इतना सुरेश प्रभु जी की तारीफ होती है तो जोनल रेलवे जोन को कहा जाता है कि आप केटरिंग की कैसे बनाएं, वो करें, वो भी नहीं दे पाए। पर बारिश की मेहरबानी से कोई बात नहीं, हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आगे ट्राई करेंगे कि इनसे संपर्क हो पाता है कि नहीं।